रेड लाइन क्रॉस कर दी। स्पीकर साहब के हवाले से फैसला करेंगे। ये कंपनी नहीं चलेगी। सब पुरबाश है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, एपीसी से पहले अपोजिशन का गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा इम्तिहान था और वो ये था कि मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर अपनी स्ट्रेंथ, जहाँ उनकी अददी अक्सरियत ज़्यादा बनती है हुकूमत से, वहाँ वो हुकूमत के पेश करदा बिल्स को ब्लॉक कर सकते थे, शिकस्त दे सकते थे लेजिस्लेशंस को। लेकिन अददी अक्सरियत होने के बावजूद 10 अरकान मुत्तहिदा अपोजिशन के ही कल कम हो गए। अब इस पर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया जाता नहीं। यहाँ अपोजिशन ने सारा मामला स्पीकर पे डाल दिया कि स्पीकर ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए हमारे जो काउंटिंग का प्रोसेस था वो गलत करवाया, हमारे बंदे पूरे थे। हालांकि जो न्यूट्रल वहाँ पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि तादाद वाक़तन अपोजिशन के अरकान की कल कम थी हुकूमती अरकान से। अब नाजरीन, होने ये जा रहा है कि इस इम्तिहान में तो अपोजिशन नाकाम हो गई। अब एपीसी से पहले हुकूमत का ये, अब अपोजिशन का ये बड़ा इम्तिहान था और एपीसी के हवाले से अब जो टारगेट सेट किया गया है, पहले तो टारगेट ये था कि इस हुकूमत को हटाना है। अब कल जो टारगेट सामने आया वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, स्पीकर को हटाना है। अब जहां सेनेट की बात की जाए कि सेनेट के अंदर अपोजिशन के पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद थी, वहां तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन फिर भी हुकूमत बार बार वहाँ से बिल पास करवा लेती है। फिर उसके बाद खान साहब ने कल फातिहाना तकरीर भी की, वो इसीलिए की कि अपोजिशन को वो कमज़ोर समझते हैं। और अब नाजरीन, कौमी असम्बली के अंदर जहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है, क्या यहाँ स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी? ये अपोजिशन का के लिए बड़ा चैलेंज और बड़ा इम्तिहान होगा। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ा चैलेंज और बड़ा इम्तिहान है अपोजिशन का नाजरीन, वो ये है कि एपीसी के अंदर 3 मुख्तलिफ अहदाफ हैं। JUI की बात की जाए तो मौलाना साहब फौरी तौर पे हुकूमत को हटाने का उनका हदफ है कि हुकूमत फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए, हटा दी जाए, गिरा दी जाए, जैसे भी हो। उसके लिए वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने की बात भी कर रहे हैं, जिसकी नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालफत करती रही है। क्या वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं मौलाना साहब उनके साथ चलेगी? नून लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो फौरी तौर पर यह चाहती है कि नए इंतखाबात हो, जो कि पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता। इसीलिए पीपल्स पार्टी सिर्फ इन हाउस चेंज की बात कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया जाए, बाकी सिस्टम जू का तू चलता रहे, क्योंकि वो सिंध के अंदर स्टेक होल्डर है, वहाँ उनकी हुकूमत है, वो नए इंतखाबात पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करते। फिर नून लीग के अंदर एक और तकसीम है कि मरियम नवाज ने एपीसी के अंदर शिरकत करनी है नहीं करनी, इस हवाले से भी बड़ी ग्रुपिंग, बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है प्रोग्राम में, वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। और नाजरीन, इस वक्त हुकूमत के लिए एक और बड़ा इम्तिहान है, वो है मियाँ नवाज शरीफ को 22 तारीख की जो समाअत है उस पर वापस लेके आना है। लेकिन जब मियाँ साहब को लाने की बात होती है, जिस मुल्क से वापस लाना है, बरतानिया से, वहाँ के कवानीन हैं बड़े सख्त, और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, मुजरमान की हवालगी का मुआहदा नहीं कर रहे। उनके 2 तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का और दूसरा कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत का। अब आजकल पाकिस्तान के अंदर जो बहस ज़्यादा गर्म है, इमरान खान साहब खुद भी बात कर रहे हैं, सरेआम फांसी की, जो भी रेप के मुर्तकब अफराद हैं और उनकी आख्ताकारी की बातें हो रही है, सख्त कवानीन की बात हो रही है। इस पर तो सोचे बिना के बरतानियों काम किसी किस्म की कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ करें, अगर मियाँ साहब की वालगी के हवाले से बात होती है। तो नाज़रीन, ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें राना तनवीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं। शहबाज गिल साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आगे चल के प्रोग्राम में कुछ देर के लिए मुर्तज़ा वाब साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, अब ये जो सूरत हाल बन रही है, कल बड़ा इम्तिहान था अपोजिशन का, उसमें अपोजिशन नाकाम हो गई, अददी अक्सरियत थी, 222 अरकान पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के अंदर अपोजिशन के थे, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 221 बनती थी। लेकिन अपोजिशन के 190 अरकान जो है वो कल ज्वाइंट सेशन में शिरकत कर सके, और हुकूमत के 200 अरकान थे, यानी जो अरकान हैं तकरीबन 32 के करीब अपोजिशन के कम थे वहाँ पे, जिन्हें अगर वो आते तो कल हुकूमत को वो मुश्किल में डाल सकते थे। अब नाज़रीन, इस पर जो मौक़िफ़ आया अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, वो ये था कि गिनती ठीक नहीं की गई। ज़रा सुना दें बिलावल साहब का मौक़िफ़ और रोयल असगर साहब का। जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सब के सामने रखूं, जिसमें हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे
हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। ऑपोजिशन के अरकान की तादाद हुकूमत से ज्यादा है, नंबर्स में ज्यादा है, नंबर में ज्यादा, एग्जिस्टिंग वहां पे एग्जिस्टिंग वहां पे ज्यादा थी। जो लोग काउंटिंग करने वाले हैं वो उसी अदारे के मुलाजमीन हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जाके आपको दिखा देंगे और आप चुपकी हो जाएगी आपकी। आप जो है वो ऑब्जेक्ट भी करते हैं काउंटिंग में, वो भी अपना इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं आप ना। ये किया था ना, करते हैं आप लोग, किया था ना जी, तो सुनने को तैयार को नहीं है। वो स्पीकर साहब को मेरे ख्याल बात सुनने को तैयार नहीं है। शहबाज गिल साहब, क्या मुजाहिका था अगर स्पीकर साहब करवा देते काउंटिंग और जो अपोजिशन एतराज कर रही थी, आज उन्हें यह आके बाहर तो ना कहना पड़ता कि नंबर्स हमारे ज्यादा थे, काउंटिंग ठीक नहीं की गई। हालांकि हमारे इंडिपेंडेंट जराए तो यही बताते हैं कि वाकयातन जो अपोजिशन के अरकान मौजूद थे जॉइंट सेशन में वो कम ही थे, लेकिन करवा देते तो क्या रही थी। आज स्पीकर के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं, माहौल इस हद तक खराब हो गया। बहुत शुक्रिया समर। देखिए बात यह है कि अगर आप दोबारा काउंटिंग करा देते तो फिर एक दफ़ा फिर काउंटिंग करवाने को कहा जाता। कल मेरे लिए भी बड़े अफसोस की बात थी, मैं वहाँ था जब रज़ा रब्बानी साहब ने तकरीर शुरू की। मैं छोटे होते से मैं उन्हें बहुत ही, मैं ज़ाती तौर पर उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत उनको पढ़ा लिखा आदमी, असूल पे खड़े होने वाला आदमी। खैर वो बाद में हमने देखा जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई और वो जिस तरह से उन्हें डिफेंड करते रहे और जिस तरीके से वो हिपोक्रेसी करते रहे कि एक रूल उनका जरदारी साहब के लिए और एक उनका दूसरा, तो वो तो अयां होती गई। लेकिन कल उन्होंने एक बड़े ही मुदब्बराना तरीके से कहा कि मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ, और वो जो पॉइंट रेज़ किया, वो जिस तरीके से बात की, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि शायद पता नहीं कितनी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो बात ये थी कि जी जो एडवाइज़र हैं वो बिल पेश नहीं कर सकते, जो बाद में लॉ मिनिस्टर ने पढ़ के सुनाया और उसमें बिल्कुल आयां था कि सिर्फ एक कदगन है और वो कि वो वोट नहीं कर सकते। और उस पर उन्होंने लॉ का ये प्रेसिडेंट भी पढ़ के सुनाया कि जब अगर एक कदगन लगा दी जाए तो आप कोई और कदगन खुद से उसको नहीं कर सकते जब तक कि आइन क्लियरली ना, बिल्कुल ऐसा रूल्स मौजूद है उसके लिए। क्योंकि आइन ने अगर कोई और कदगन लगानी होती तो वो भी क्लियरली बोलता, जैसे वोट नहीं कर सकते तो बिल भी पेश नहीं कर सकते। तो आपको हाउस की तमाम दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेशन की इजाज़त है सवाए वोट करने के एज एडवाइज़र। तो ये उन्होंने एक बड़ी, इसी तरीके से इनकी ये थी, इनके 36 मेंबर कम थे, कोई 2, 4, 5, 7, 10 तो नहीं थे। दूसरा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई ये कह रहा है कि वो गिनती दुरुस्त नहीं हुई। अब इस दिमागी हालत का पता, मैं इसका क्या जवाब दूं इस बात का कि अगर आप ये कहें कि हाउस की गिनती, आपको पता है कि वो एक रैकेट की बात है, वो सरकारी मुलाजमीन है, वो झूठ नहीं बोल सकते। उनको कल को कोई सुप्रीम कोर्ट कोई वो कैमरे की आंख में तो वो सारे इमेजेस है ना कि वहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, कैमरे ने तो लिए हुए हैं ना। नहीं, वो हमारे इंडिपेंडेंट जराए भी कोई वो गिल साहब हमारे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि कम ही थे हमारे जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, वो बता रहे हैं कम ही थे। 1 मिनट के लिए छोड़ दें, सही है समर, 1 मिनट के लिए छोड़ दें, समर 1 मिनट के लिए छोड़ दें, आप अपने इंडिपेंडेंट को छोड़ दें, इनके तो लोग वहां बैठे होंगे ना, फुटेज इनके पास है, अपने 2-3 लोग बना के अपने मेंबर्स उससे ज्यादा कर दें पूरे स्क्रीन के ऊपर, किसी हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वो उठा के उनको अंदर कर देंगे। वो सरकारी मुलाजमीन है, वो वहां पे एज आ उस टाइम एक जज के तौर का उनका किरदार होता है, एक कौम, पूरी कौम के वो उस टाइम कस्टोडियन होते हैं। ये किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये कोई वोटिंग थोड़ी हो रही जिसमें ये संदूकड़ियां चेंज कर देते थे। ठीक है, ये कौमी असेंबली के हॉल की बात कर रहे हैं। स्पीकर करवा देते, एक मरतबा तो शायद आज ये बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आज ये अपोजिशन में है, नहीं आप कितनी बार करा देते बात करने का, ये तो अब आप किसी और तरफ निकल गए ना, ये तो कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है हमारा सबका, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी। ये तो कोई बात नहीं है कि आपने सफेद कपड़े पहन के शो कर रहा हूं तो मैं कहूंगा ये सफेद क्यों पहन के कर रहे हैं, आप नीले पहन के करें। अच्छा चले, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा, गिल साहब ब्रेक लेके नीले पहन के आ जाएं, मैं कहूंगा नीले भी मुझे अच्छे नहीं लगते, अब आप ग्रीन पहने, मैं दोबारा तो आप तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि बगैर पॉइंट आपका आ गया, कोई ऐसे कपड़े पहने के पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका आ गया। गिल साहब, राना तनवीर साहब, बंदे आप पूरे नहीं कर सके, इल्जाम आके लगा रहे कि वहां पे काउंटिंग ठीक नहीं हुई, वहां मौजूद थे तमाम लोग, वो फिर आप काउंटिंग करवा सकते थे, और जो मौका नहीं दिया गया वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बात करने का या फिर शहबाज शरीफ साहब को, तो उस पर स्पीकर ने कह दिया था, चेयर से ये रूलिंग आ गई थी कि जिसकी यहां पे कोई अमेंडमेंट है वो बात कर सकता है, जब कोई तरमीम पेश की जा रही होती है, बिल पेश किया जा रहा होता है, वो तो आप भी बेहतर समझते मामलात को, तो ये तहरीक अदम एतमाद की तरफ क्यों चले गए आप लोग, इतना सख्त इकदाम क्यों?
देखिए समर, मुझे तो समझ नहीं आती पीटीआई वाले जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनको कोई किसी हिस्ट्री का पता है या किसी अदारे, किसी इलेक्टेड अदारे के कोई वो रुकन रहे हैं, या उनको प्रोसीजर का पता है। सही। इसमें दो इशू हैं। एक इशू तो ये है कि जो प्रोसीजरल उन्होंने वायलेशन की, बड़ी सीरियस किस्म की, जो आज तक, मैं तो स्टूडेंट हूँ इसका, हिस्ट्री का, पार्लियामेंट्री का, और मैं खुद भी इसका हिस्सा रहा हूँ 85 से। आप शायद पता आपको चल रहा होगा, मैं अब सीनियर 3 एक दो बंदे हैं शायद, बिल्कुल या मैं बिल्कुल राना साहब। तो अभी मैं हैरान हूँ, मैंने बड़ा देखा है तार चढ़ाओ, सारी गवर्नमेंट्स देखी हैं और सारे कंडक्ट भी देखे हैं, सारे स्पीकर के कंडक्ट देखे हैं जितने आए हैं, लेकिन ये मैं हैरान हूँ प्रोसीजर लेवल पे। एक तो इन्होंने जो मोशन अप्रूव की इस बिल को लाने के लिए, तो उस वक्त सुबह जो जब नेशनल असेंबली का था इजलास था, उसमें कोरम हमने पॉइंट आउट किया, तो कोरम नहीं था, और वो रूल्स हैं कि 1 घंटा तक अगर दोबारा ना असेंबल हो रिक्वायर्ड नंबर, तो वो एडजर्न हो जाता है, उसमें दोबारा असेंबल हो ही नहीं। ऐसा ही है, एडजर्न हो जाता है। वो 1 घंटे बाद दोबारा फिर आके बैठ गया कि चले ठीक है, बैठ गया। फिर हमने पॉइंट आउट किया कि कोरम नहीं है, उस वक्त वो 46-50 के करीब थे, जो 86-87 बनते हैं कोरम की रिक्वायरमेंट है। तो वो कहा, उन्होंने कहा नहीं, हाउस एंड ऑर्डर, हाउस एंड ऑर्डर, हाउस एंड, मोशन पेश की और पास कर दी। मतलब मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि ये कल ड्रामा क्या था। ये इतनी वायलेशन, एक ये 2 साल में इन्होंने ऐसी ऐसी ट्रेडिशन डाली है, जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है या उसकी नॉर्म्स, उनके इतना खिलाफ है कि मैं समझता हूँ कि इतना गंद डाल के जा रहे हैं। आने वाले वक्त में कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट होगी तो वो क्या करेगी। तो दूसरी बात थी कि अब आ जाए इससे लेजिस्लेशन पे। लेजिस्लेशन में इसमें कोई बात दुरुस्त है कि आप जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें बिल्कुल बोल सकते हैं, और सारे बोल सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट्स दी है, आप कह सकते हैं 2-2 मिनट बोल लें, 3-3 मिनट बोल लें। फिर हुआ क्या है कि आते ही स्पीकर ने वो खड़े हो गया सारे कि हमारा बात में, हमारे रूल्स पे हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ रिजर्वेशन है, तो सुन ले, रूल आउट कर देना, रूल आउट कर दें। रज़ा रब्बानी साहब के उन्होंने जो बात किया, उनकी इंटरप्रिटेशन की, या जो उन्होंने वहां पे अपने दलाइल दिए, रूल्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। बिल्कुल वो मेरी बात सुन ले आप। एक तो आप बड़ी तेजी में होते हैं, ये बड़ा एक सीरियस मसला है। जी राना साहब, बात करें। ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने खैर ये बात हुई, लेकिन जब पेश होता है जो बिल, तो उसको जब हम कहते हैं वी अपोज, तो फिर उसकी पहले स्पीच होती है कि अपोज क्यों हम कर रहे हैं, ये उसका लाजमी जुज है। उसके बाद अमेंडमेंट्स आती है ना, जब आप पेश करते हैं बिल क्लास बाय क्लास। बिल्कुल, ये तो नहीं किसी को दिया, चले क्लास शुरू होगी। क्लास जब क्लास बाय क्लास शुरू हुआ, तो उन्होंने अमेंडमेंट पहली क्लास पे करने नहीं दिया। हमने कहा हमारी बात तो सुन लें, रज़ा रब्बानी को मैं एक साइड पे कर रहा हूँ, वो किसी ने नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो बोले। एक उधर से कोई आ गई मलिका बुखारी शायद, या कोई और, नहीं कोई और, कमल शोजब ने किया था, कमल शोजब, या उसकी कोई अमेंडमेंट थी। एक शायद खान का नंबर 1 था नाम, उनको कहा कि याद करे। वहां पे 12 बंदे थे जिन्होंने अमेंडमेंट दी। बिल्कुल, सबने बोला, सबको टाइम जल्दी किस चीज की थी, जब इनके नंबर ज्यादा थे। मुझे ये बताएं, जब नंबर ज्यादा हो तो बंदा कंफर्टेबल होता है, जी बोले जितना बोलना है। सही है, लेकिन बात ये वहां पे मसला ही और था, ये तयशुदा था कि कोई देखनी नहीं चीज, बुलडोज करना है, कोई नहीं सुनना, कोई रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। तो वहां पे उन्होंने जब ये की, तो हमने चैलेंज किया, तो उन्होंने गिनती चैलेंज की, जो मैं आज भी कहता हूँ कि गिनती सही नहीं थी। इसमें मैं नहीं कह सकता कि वो 1 ज्यादा था या 2 ज्यादा थे, लेकिन मैं 100% सकता हूं 10 का फर्क बड़ा होता है राना साहब। चले 2-3 का फर्क हो वो समझ में आता है, वहां आप कह सकते हैं कि कोई हो गई होगी गलती या जानबूझ के किया गया हो। 10 का फर्क बड़ा फर्क होता है। 36 बंदे आपके शॉर्ट हो गए। मेरी बंदे शॉर्ट को छोड़े के हमारे 190 थे, उनके पता नहीं 191 होंगे, 192 होंगे, या 200 काउंट हो रहे हैं उनके, 200 नहीं था। और ये कहते हैं कि वो जज होते हैं। हमने यहाँ हुकूमतें की हैं, हमें पता है वो किस तरह के जज हैं, ठीक है, और हम भी गिनती कर रहे हैं। ये छोड़े इन बातों को, इस किसी में ना जाए। लेकिन कितने बिल उस पे ये आए, उसके बाद क्या हुआ, ये कहते हैं जी काउंटिंग
ठीक है, दूसरी क्लास आई, दूसरी क्लास पे हम चैलेंज करके फिर काउंटिंग हर क्लास पे काउंटिंग करा सकते, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं की? इसलिए दोबारा काउंटिंग नहीं, एक दफा हुई है, एक दफा नहीं, इसलिए हर काउंटिंग में तो ये होता है, हर क्लास की काउंटिंग में कि हो सकता किसी कोई बंदा बाहर चला गया हो, कोई चले नहीं, आप मेरी बात तो सुने ना। साहब सुन रहा हूँ मैं आपको, 5-6 मिनट से सुन रहा हूँ आपको। जी राना साहब, तो बाउंड था, स्पीकर बाउंड था कि दोबारा वो काउंटिंग कराता, क्योंकि एक्सपोज हो रहा था। ठीक है, चलिए हर काउंटिंग कितने अब तहरीक अदम एतमाद आ रही है स्पीकर के खिलाफ। अब तो दूसरी बात रह गई, आपने जो बात की है अदम एतमाद की, ये पहले भी स्पीकर के कंडक्ट पे काफी सारे सवालिया निशान उठे हैं और हमारे कुछ मेंबरान कहते रहे हैं कि जी इनके खिलाफ अदम एतमाद लाएं, कामयाब ये नहीं होती, थोड़े एक कॉन्फिडेंस होता है उसकी पार्शियलिटी पे, इम्पार्शियलिटी पे। चलिए राना साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, जरा दोबारा राना साहब से रब्ता करते हैं। मुर्जा वाब साहब, पीपल्स पार्टी के अरकान भी वहाँ पे 5 तो आपके MNA शॉर्ट थे, जरदारी साहब भी नहीं आ सके, वो अदालत के अंदर तो चले गए थे। ये एक बड़ा इम्तिहान था पोजीशन का, यहाँ पे भी वो आ जाते, उसकी अलामती हैसियत भी होती, और अरकान आपके कम, फिर आप स्पीकर पे कह रहे हैं कि काउंटिंग ठीक नहीं करवाई गई, और अब अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें भी हो रही है। मैं जरा सुनवा भी देता हूँ, कल बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से क्या दावा किया, जरा सुन लेना नाज़रीन। स्पीकर ने तमाम हदों को आज बयान दिया और हम अपने बाहमी मुशावरत से स्पीकर साहब के हवाले से जो अब कोई फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज रेड लाइन क्रॉस कर दी। कोई गुंजाइश नहीं है कि हम स्पीकर को या इस पार्लियामान को इस तरीके से चलें। मुर्जा वाब साहब, तहरीक अदम एतमाद कैसे लेके आएंगे, कैसे कामयाब होगी? आपके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है कौमी असम्बली के अंदर, जहां आपके पास स्ट्रेंथ थी सेनेट के अंदर वहां तो नाकाम हो गई। बिल जहां पे आपके पास अददी अक्सरियत है वो वहां आप नाकाम हो जाते हैं, जहां आपके पास नंबर्स ही नहीं वहां आप कैसे कामयाब होंगे? ये क्यों लेके आ रहे हैं? एक और बदनामी आप पे सर लेंगे, नाकामी? देखिए समर, बात बड़ी बुनियादी है। ये जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं, जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस हैं, उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और बाय वे ऑफ प्रैक्टिस उन नॉर्म्स को फर्दर इंप्रूव किया जाता है, उनको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाता है। जो उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों का है वो ये है कि स्पीकर साहब जो कि एक बाई पार्टिजन शख्सियत हैं, वो किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। उनको एक इम्पार्शियल अंदाज से काम करने की जरूरत है, और अगर वो हाउस को इम्पार्शियल अंदाज से कंडक्ट नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन की जमातों को ये हक हासिल है कि वो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर साहब के खिलाफ ला सकते हैं, अपनी रिजर्वेशन शो कर सकते हैं कि स्पीकर का जो कॉन्डक्ट है वो अनबिकमिंग है उस ओहदे के हवाले से। तो ये तो एक उनका आईनी हक है, राइट है, और मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज भी जाता है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है कोई गैर पार्लियामानी चीज नहीं कह रही है, वो वही बात कर रही है जो कि पार्लियामान और आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस उसकी इजाजत देते हैं। और मैं समझता हूँ जो राना साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर नंबर्स पूरे थे PTI गवर्नमेंट के तो उनको फिर रश करने की जरूरत नहीं थी। दे कुड हैव अलाउड एवरीवन टू स्पीक, और तमाम चीजें स्मूथ अंदाज से हो सकती थी, लेकिन शायद नंबर्स का कोई इशू था जिसकी वजह से कॉन्डक्ट जो है स्पीकर साहब की जानिब से वो इनअप्रोप्रिएट थी, और ऑपोजिशन इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू रेज द प्रोटेस्ट हियर। ठीक है, शहबाज गिल साहब फिर तैयार हैं? स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, सेनेट के अंदर तो कामयाब हो गए थे आप, नंबर्स वहाँ आपके कम थे, यहाँ तो शायद जिस दबाव की बात करती है पोजीशन के दबाव डलवा के वहाँ हमें नाकाम करवाएगा, वहाँ तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं ये बता दूं कि इन्होंने वहाँ पर कहा कि हमें बातचीत करने का मौका दिया जाए। बिलावल जरदारी चाहते थे कि वहाँ पे बात करें, लेकिन वहाँ पे बड़ी क्लियर रूल्स पढ़कर सुनाए गए कि जब एक बिल पे वोटिंग शुरू हो जाए तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात नहीं कर सकते, अगर आपकी अमेंडमेंट है तो तब आप बात कर सकते हैं। और ये हाउस में रूल पढ़ के सुनाया गया, 126 था और 131 था, ये दोनों वहाँ पर पढ़ के सुनाए गए, और उसमें बड़ा क्लियर था कि आप बात नहीं कर सकते जब ये वोटिंग शुरू हो जाए। अब बात करने का मुद्दा क्या था, चले मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, रूल की बात तो हो गई। ये वही बिल है, कोई नया बिल नहीं था, ये कौमी असम्बली में इस पर बातचीत हो चुकी और ये वहाँ पर बातचीत होने के बाद पास हो गया। ये वही बिल था जहाँ पे धुआंधार तकरीरें करने के बाद सेनेट के अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया गया।
ये कोई ऐसा बिल थोड़ी था जो गवर्नमेंट जो है वो शाम के टाइम लाई। ये तो आप सारा मीडिया इस बिल के ऊपर पिछले 2-3 महीने से बात कर रहे हैं, सारे टॉक शोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से अपोजिशन इसको अपोज कर रही है, हुकूमत इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि ये पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लूट बाजारी हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ी ही एंटी गवर्नमेंट स्टांस की जर्नलिस्ट हैं रीमा उमर साहबा। कल उनका ट्वीट था कि क्या बहुत इस पे सवाल हुआ कि क्या फैटफ ने पाकिस्तान को कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएं, काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनाएं या नहीं बनाएं। तो उनका जवाब था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यस कहा है। कहने का मतलब आपको ये है, लेकिन उसमें शहबाज साहब अगर आप अपोजिशन की तरमीम को एक्सेप्ट कर लेते तो क्या पाकिस्तान फिर ब्लैक लिस्ट पे चला जाता उससे? जी बिल्कुल चला जाता ना। अपोजिशन तो चाह रही कि उसे काबिल दस्तंदाजी पुलिस ना करें। फिर हम दोबारा कंफ्यूजन में चले जाते हैं ना। अपोजिशन की तो तरमीम ही ये थी कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की तो बहस है कि जो सेक्शन 16 थी वो खत्म कर दी गई, जिसमें था कि वारंट जारी करके बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा, या वारंट की शर्त ही खत्म कर दी गई है। ये इतराज है सारा। देखिए वो तो तरमीम आपको देखनी पड़ेगी, वो तो तरमीम आपको देखनी पड़ेगी डिटेल के साथ। लेकिन जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो सकता है कि नहीं। तमाम महज़्ज़ब मुल्कों में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, और यही डिमांड थी फैटफ की। सर, इंटरप्रिटेशन का मसला है, खिलाफ खड़े हुए थे कि ये नहीं होना। उसकी वजह ये थी, सुन लीजिएगा, कॉग्निजेबल का और नॉन कॉग्निजेबल का इंटरप्रिटेशन का मसला है। मैं आपको थोड़ी सी इस पे जरा वजाहत कर दूं कि मामला है क्या है। सेक्शन 16 थी जो पहले जो पुराना हमारा बिल था, उसके अंदर सेक्शन 16 थी जिसमें ये दर्ज था कि गिरफ्तारी का तरीकाकार क्या होगा। उसमें यह था कि पहले वारंट हासिल किया जाएगा, फिर बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल वर्ड जो है डाला गया है नॉन कॉग्निजेबल को हटा के, जिसमें यह है कि अब वो विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ डेफिनेशन इसकी ये होती है कि विदाउट वारंट किसी की गिरफ्तारी अगर करनी हो, वहाँ कॉग्निजेबल का वर्ड उसके यूज होता है। रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। और ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये तरीकाकार है जो पाकिस्तान में लाया गया कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का आप क्राइम करेंगे तो पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जुर्म तो आपके ऊपर अदालत ने साबित करना है ना, वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक, और यही अब पाकिस्तान में हुआ जो पूरी दुनिया में महज़ब। लेकिन इससे पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा समर, ये देखने के लिए कि इसकी नौबत क्यों आई। हमने कोई शौक से ये बिल तो पास नहीं किया। हम फैटफ में तो ये हमें लेके गए थे ग्रे लिस्ट में, हमारे ज़माने में तो नहीं गए। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अपनी हुकूमत के दरमियान इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की, इतनी इन्होंने अवाम का पैसा लूट के उसको मनी लॉन्ड्र किया कि उससे हम आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्लैग हो गए एज अ कंट्री। हमारा पूरे का पूरा सिस्टम। शहबाज गिल साहब, आप मिक्स कर रहे हैं दो चीजों को, पोर्स और होल्स हैं। ये तो उस वजह से टेरर फाइनेंसिंग की वजह से था, आप अपने लॉज को बेहतर करें। ये तो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से था, मामला सारा जुड़ा था उससे। ये अपने आप को बचाने के लिए दहशतगर्दी से जुड़ा था मामला सारा। हमें कह रहे हैं कि नैब को भी दफन कर दें और मनी लॉन्ड्रिंग भी ना करें। अच्छा, आखिरी सवाल मैं राणा साहब का बहुत एहतराम करता हूं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं बसद एहतराम उनसे ये सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने बहुत लंबा अरसा पार्लियामेंट में गुजारा है। क्या राणा साहब कोई 3 ऐसे बिल बताना पसंद करेंगे जो इनके माइंड की क्रिएटिविटी थी, जो इन्होंने क्रिएट किए, जो ये असेंबली में लेके आए, जिसको इन्होंने पैडल किया, उसको इन्होंने उसके बाद पास करवाया और पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में कोई चेंज लेके आए ये अपनी पूरी जिंदगी की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में? कोई 3 ऐसे लॉज मुझे राणा साहब बता देंगे, आपके तवज्जो से पूछ। जी राणा साहब, देखिए ये तो इसका तो मैं जवाब देता हूँ। ये तो अजीब बात कर दी, लेकिन पहले इनकी इंटरप्रिटेशन या इनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, उसके मुताबिक मैं कहूँगा कि जिस चीज़ का पता ना कॉग्निजेंस ये नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट ना नहीं कर सकती। जो आप भी बात कर रहे हैं समझ, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस अरेस्ट करे, और पुलिस को सिर्फ ये था कि वो काबिल दस्तंदाजी और वारंट के साथ, ये तो किसी मुल्क में ये मिसाल दे दें कि ये इस तरह है कि पुलिस विदाउट वारंट जा गिरफ्तार कर ले। जो ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं, ग्रे लिस्ट की, हमने तो इसको ग्रे लिस्ट में लाए। इनको हिस्ट्री का नहीं पता। हमने लास्ट जो हमारा साल था उसमें वो जो बड़ा खतरा था, तो हमने कोई 20 डेलीगेशन बनाए जो मुख्तलिफ मुल्कों में गया, 4-4, 5-5 पार्लियामेंटेरियन फॉरेन अफेयर्स का एक साथ लेके ग्रेड 20 का बंदा।
और वहां जाके हमने लॉबिंग की और उसके बाद यही था कि ये जो ड्राफ्टिंग आज हुई है जिसको इन्होंने चेंज थोड़ा किया है, ये सारे के सारे बिल जरा चेक कर लें क्या हमने नहीं थे पहले तो 210 2010 में एक था जिसका बात हम करते थे और वहां उस वक्त का बना हुआ है 2010 का, उसमें इन्होंने कोई अमेंडमेंट डाली है। तो ये बिल मोस्टली, और आपने ठीक कहा, वो टेररिज्म की वजह से हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल मैं समझता हूँ बंद होनी चाहिए और ये बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। सारी अब हमने 6-7 बिल पास कर दिए फैटफ के, किए हैं ना जी, वोट दिए हमने उस पे, दिया या नहीं दिया आप, हमने पहले सारे पास किए। जहां आपकी अमेंडमेंट्स मान ली गई थी बिल्कुल वो वहां पे आपने वोट किया था बिल्कुल। 20 अमेंडमेंट्स हमने दी जो 17 के करीब इन्होंने मान ली। और कल जो मलिका बुखारी अमेंडमेंट्स पेश कर रही थी वो बिल हमारी अमेंडमेंट्स थी जो उन्होंने पहले भी अडॉप्ट की, रुख नसीम ने पेश की और हमारी थी, लेकिन उन्होंने कहा हम पेश कर देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है आप पेश कर दें। तो राणा साहब मलिका बुखारी ने पेश की और 3 जो थी ना वो यही थी जो आप बात कर रहे हैं कि इससे मिसयूज होने का बहुत खतरा है, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का बहुत खतरा है। तो कल को मैं आपको एक बात बताऊं, जितना एक हमने एंटी टेररिस्ट एक्ट लॉ बनाया, सबसे पहला जो केस बना वो हाईजैकिंग का जो जहाज का मुशर्रफ था, सबसे पहला उस कानून के तहत नवाज शरीफ पे बना जिसको उनको सजा हुई। सही। और फिर जब भुट्टो साहब ने बनाया कि बाहर से वकील आप नहीं कर सकते, फॉरनर कोई नहीं कर सकते, साहब कमीशन भी आप ही लेके आए थे, बाहर से करना, तो उन्होंने कहा जी आपने लॉ बनाया था। तो ये भूल जाएं, ये को मत ये सोचें कि ये लॉ इन पे लागू नहीं होगा, ये सारे पकड़े जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं। अच्छा, और ये इन्होंने कौन कर रहा है लॉन्ड्रिंग राणा साहब इस हुकूमत के अंदर? कौन सा बंदा? कोई 2-3 बंदों के नाम बता दे, ये तो नाम ले लेके आपके बंदों की बात करते हैं। मैं इनको अपनी एक हिस्ट्री बता सकता हूँ, हमने बहुत सारे ऐसी रिफॉर्म्स की हैं जो देखिए, कलेक्टिव हम एक पार्टी के मेंबर हैं, कलेक्टिवली हम काम करते हैं। हमने 90 से लेके जब से मियां नवाज शरीफ आया, जुनेजो साहब के टाइम पे भी बहुत सारे हमने सोशल सेक्रेटरी है, 5 पॉइंट्स जुनेजो आपको पता 5 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किए। ये वही सारे प्रोग्राम है जो लेकर चल रहे हैं। सास प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो का जो नाम था उसका नाम इन्होंने मुझे एक क्विक जरा जवाब दे दें इस पे, एक क्विक जवाब दे दें। बात करते हैं वो भी हमने कंसीव किया। राणा साहब रावी जो राणा साहब पूछ ले पहले जो उस पे बिल्कुल पे पहले जो आप स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे थे उस पर जरा आपका जवाब नामुकम्मल रह गया था। पहले जरा डिस्टॉर्शन आ गई थी आपकी आवाज के अंदर कि ये कैसे कामयाब हो गए, बंदे कम है आपके। ये पता नहीं शहबाज साहब बाहर रहे हैं ना, इनको पता है किसी का। मैं भी एहतराम करता हूँ लेकिन बसात एहतराम में बात करता हूँ। राणा साहब ठीक है आप पर्सन है या जो भी बने हुए हैं, लेकिन इस तरह ना करें कि एक ऐसी रीत आप डाल रहे हैं कि बस मोर लॉयल देन आप अजीब बात करते हैं। आपके सारे कल्पशार हैं ज़हन के, वो सारी टीम इकट्ठी होकर शुरू हो जाती है। राणा साहब माहौल को प्रगट किया हुआ है, सियासी माहौल ऐसा होता ही। राणा साहब मुझे डाली है पिछले 5 साल में, कभी धरना, कभी पार्लियामेंट पे चढ़ाई, कभी पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ाई, कभी पीटीवी पे चढ़ाई। तो ये सारी रीतें, ये गाली गलौज की रीत तो इन्होंने डाली। राणा साहब मुझे आप जरा गुफ्तगू को जरा आगे बढ़ाते हैं। आपकी बात नामुकम्मल रह गई थी जो आपने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की थी कि ये कैसे कामयाब होगी, वहां तो नंबर्स ही नहीं आपके पास, जहां नंबर से वहां अपना काम हुए। देखिए आप एक चीज को तो आप देखते हैं हर इस नजर से कि कामयाबी की नजर से देखें। एक गवर्नमेंट है, अगर फेल हो गई है वो डिलीवर करने में, नाकाम करने में, हमारा तो कोई इसमें नहीं था। हम तो कहते हैं 5 साल पूरे करें, अपने वादे पूरे करें। आज भी हम कहते हैं कि अपने जो वादे हैं, अपना मंशूर है वो पूरा करें। यू टर्न 360 पे जाके यू टर्न लेके बिल्कुल एक वो तरफ किताब रख दी अपने मैनिफेस्टो की, और वही पता नहीं क्या क्या, मैं उस पर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये अदम एतमाद का एक तो पर्पज होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि भाई हमें इन पे एतमाद, स्पीकर की जो इम्पार्शियलिटी है उस पर हमें क्वेश्चन है कि ये पार्शली काम कर रहा है। इम्पार्शियल है ही नहीं है। स्पीकर की कुर्सी कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो वहां बैठता है, वो भूल जाता है। ठीक है 19-20 में चलता रहता है, कामयाबी मकसद नहीं है। लेकिन हमारा मकसद
और कामयाब भी होंगे, क्योंकि लोग सारे उसके अपनी पार्टी के पीटीआई वाले तंग हैं। बाकी आपको पता है जितना ये काम अदम एतमाद फेल हुई चेयरमैन के खिलाफ, आपको सारे जो पीछे कार फरमा थे चीजें, वो भी आपको पता है कि पीछे क्या क्या होता है पसे पर्दा, जिस तरह चीजें चलती हैं वो यहाँ भी अगर चली तो फिर वरना लोग इनके अपने भी तैयार हैं स्पीकर के खिलाफ वोट देने को, जो मुझे इल्म है बिल्कुल जाती तौर पर। कितने लोग हैं जो, इसलिए कितने लोग हैं जो इनके वोट दे सकते हैं अंदाजन? नहीं कि ये नौबत आए, फ्रैंकली बताऊं मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मेंबर साहब यहाँ तक आ गए हैं कि यार हम करें क्या। कितने तादाद कितनी है ताकि पता लगे कि कितनी स्ट्रेंथ आपके वोट्स के ऊपर काउंट करके कहां तक जा रही है ये स्ट्रेंथ? देखें इनके मेरा हाल मानते हैं जो पीछे इनके वोट पड़े थे बजट पे या पता नहीं कौन सा था, वो 160 समथिंग पड़े थे, तो हमारे 156। अगर इनके बाकी तो इनके लाइज थोड़े से मैंगल साहब वोट है वो भी निकल गए हैं और भी कुछ निकल गए हैं, तो बीच में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं। तो मेरा फर्क इतना ज्यादा नेशनल असेंबली में नहीं है। इनकी अपनी मेजॉरिटी मैं आपको पहले बता दूं, इनकी अपनी मेजॉरिटी ना पंजाब में है ना फेडरल गवर्नमेंट में है। अपनी मेजॉरिटी ये अलाइज पे खड़े हैं और अलाइज किस तरह इनके साथ खड़े हैं वो भी आपको पता है। ये तो साथियों के साथ चला रहे हैं और एक सपोर्ट है जैसे ये ये, वरना इनकी अपनी वो इनकी स्ट्रेंथ की एक बड़ी वजह जो है वो गवर्नमेंट अपोजिशन की नाकामियों को भी समझती है कि 9 से 10 मुख्तलिफ मौके पे अपोजिशन नाकाम हो चुकी है। आपने कोलैबोरेट किया जो गैर मुतहदा अपोजिशन है, और ये 11वां मौका आगे आ रहा है एपीसी का, जिसमें आप स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करें, वो भी आप कह रहे हैं कि कामयाबी उसका उसमें मकसद नहीं होता, फिर आपने हुकूमत गिराने की बातें भी कर रहे हैं। ये फिर आप मजबूत करेंगे हुकूमत को सर मजीद? जी आप हुकूमत को मजीद मजबूत करेंगे ये स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के, या फिर एपीसी के अंदर हुकूमत गिराने की जो आप बातें कर रहे हैं? मैं मजबूत हो के शायद इनकी डायरेक्शन सही हो जाए। अगर ऐसे ठीक है तो मैं रोज हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाएं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लाएं। ठीक है चले अब ये तो बात होगी स्पीकर। मुर्जा आप साहब है हमारे साथ लाइन पे के नहीं है? मुझे जरा प्रोड्यूसर साहब बता दें। बिल्कुल साथ है मुर्जा आप साहब। अब इससे इम्तिहान आपका बड़ा है। ये तो चले बात हो गई स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, ये बात करें राना साहब के सिर्फ उन पे अदम एतमाद का हमने इजहार करना है, कामयाबी नाकामी वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन अब एपीसी के अंदर एक तो स्पीकर वाला मामला आ गया, उससे बड़ा टारगेट जो आप सेट कर चुकी है हमारी अपोजिशन, वो है हुकूमत को गिराना, हुकूमत को हटाना। इस हवाले से जो दावे किए जा चुके हैं अब तक, मैं चाहता हूँ जरा आपको दोबारा से सुनवा दीजिए, नाजरीन को भी आपको भी, कि दावे क्या किए गए हैं अपोजिशन की बड़ी पार्टीज़ के जो इस वक्त एपीसी के लिए सबसे लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं। ज़रा सुनाइए जी। इमरान खान नियाजी की हुकूमत का रहना वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की अव्वलीन जरूरत है। अपोजिशन जमातों का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ कि ये हुकूमत नाजायज़ है। एक एक दिन जो इस हुकूमत को मिल रहा है, पाकिस्तान उसकी वजह पर डूबता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, इस इमरान को जाना पड़ेगा। मुर्जा साहब पहले 10 मुकामात पे हमारी जो गैर मुतहदा पोजीशन है वो नाकाम हो चुकी है। टारगेट सेट किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन फिर नाकामी हुई। उसने खान साहब को मजीद मजबूत किया, मजीद ताकतवर किया, मजीद कॉन्फिडेंस दिया उन्हें। अब की मरतबा भी ये जो बड़े बड़े दावे हैं हुकूमत गिराने के रास्ते में होंगे, हुकूमत गिर जाएगी। लग नहीं रहा आपको कि आप इस दफ़ा भी अगर नाकाम होते हैं, चूंकि इश्यूज बड़े आ रहे हैं कि आपके टारगेट्स बड़े मुख्तलिफ हैं। नून लीग फ्रेश इलेक्शंस की बात करिए, मौलाना साहब जो हैं वो फौरी तौर पे हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज की बात कर रही है। मौलाना साहब तो मजहबी कार्ड खेलने के लिए भी फुली तैयार हैं और वो राब्ते भी कर रहे हैं लोगों से। पीपल्स पार्टी मजहब कार्ड के खिलाफ है, नून लीग खुद शिकार बन चुकी है इसका। ये कैसे चलेगा सारा, ये कैसे आप करेंगे? समर मैं पहले थोड़ी बात करना चाहूंगा जो शहबाज साहब ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से। मुझे बड़ी हैरत हुई जो उन्होंने बात की कि दुनिया भर में यही कवानीन अप्लाई करते हैं। मैं समझता हूँ दुनिया भर के अंदर कानून का एक मुसल्लमा रूल है, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। और हम ब्रिटिश कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं। आप बरतानिया के लॉ को देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे मशहूर केस बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का अल्ताफ हुसैन के हवाले से था, और आप सबको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन को पेश किया गया थाने में और उसके बाद उसकी बेल हो गई थी श्योरिटी लेने के बाद। बिल्कुल। ये जो शहबाज गिल साहब अपनी मंतक पेश कर रहे थे कि जो यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है ये बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक है, मैं इससे
बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि जरा देख लीजिए, और ये जो मिसाल मैंने आपके सामने पेश किया, आप इसको चेक कर सकते हैं कि दुनिया भर में यही रूल है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। बिल्कुल, ये तो एक रूल है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट हमने रिवायत बना दी है कि पहले किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको हिरासा करते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, और 3, 4 साल 5 साल बाद साबित ये होता है कि कोई जुर्म नहीं बन पाया उसके खिलाफ और उसको बरी कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ अगर इनको कानून साजी करनी है चीजों को बेहतर बनाने के लिए, तो थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, गलत कॉन्सेप्ट को लाइव टेलीविजन पे कौम के साथ बराए मेहरबानी करें। अब एपीसी पे आ जाए। देखिए, ऑपोजिशन का काम है कि वो अपने हुदूद और क़यूद में रहते हुए अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जिम्मेदारी है उसको भरपूर तरीके से निभाए। अब अगर आप किसी भी एक आम आदमी से जाके पूछें कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस आइन की सरबुलंदी के हवाले से ठीक है, तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो आइन को फॉलो नहीं करते। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से बात करें, मॉनेटरी पॉलिसीज के हवाले से बात करें, तो एक आम आदमी कहेगा कि नहीं, ये नाकाम हो गए। इनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें तो आम आदमी अगेन कहेगा कि ये नाकाम हो गए। तो आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन है ऑपोजिशन की सियासी जमातों के पास? ऑपोजिशन की सियासी जमातें भरपूर तरीके से हुकूमत की जो गलत पॉलिसीज हैं उनको उजागर भी करेंगे, उनको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आईनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो पार्लिमानी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करने की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये आईनी हक है। इत्तेफाक और इत्तेहाद बड़ा जरूरी है। मैं आज भी आपको सुना देता हूँ, ये जो अपोजिशन दावे कर रही है कि स्पीकर साहब ने, जरा सा क्विकली जरा सुन लें आप, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा ये सुन लें। आज गफूर हैदरी साहब हैं, सेनेटर गफूर हैदरी साहब, JUI फेस से अपोजिशन से उनका ताल्लुक है। वो मानते हैं इस बात को कि कल जो हुआ सेनेट के अंदर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के दौरान, वहाँ हमारी अपोजिशन की नाकामी थी। अपोजिशन के अंदर से लोग मान रहे, जरा सुन लें। जब तक हमने देखा कि अपोजिशन कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही थी। अगर हम संजीदा होते तो कल ऐसी शिकस्त होती इनको कि याद रखते, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। वो संजीदगी पे सवालात उठा रहे हैं, वो मान रहे कि शिकस्त थी हमारी, आप कह रहे काउंटिंग ठीक नहीं हुई थी और अब भी करेंगे। ये कैसे, ये नहीं हो पाएगा। लग रहा है आपकी माजी के 10 जो इंसिडेंट थे जब से ये हुकूमत आई, आप नहीं कामयाब हुए, अब भी नहीं लग रहा कि कामयाबी नजर आए। इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। आपने ऑपोजिशन के एक रहनुमा का बयान सुनाया, मैं आपको हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के बहुत सारे बयान सुना दूं जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि हम मुतमईन नहीं है हुकूमत। वो वोट देते हैं सर सारे इकट्ठे होकर। मुस्लिम लीग काफ जो है वो कहती है हम मुतमईन नहीं है। मेंगल साहब कहते हैं हम मुतमईन नहीं है। तो ये इतना मेंगल साहब तो छोड़ चुके हैं, वो अपोजिशन में आ चुके हैं, लेकिन बाकी अपोजिशन के जो भी लोग हैं वो बातें करते हैं, लेकिन वोट के टाइम पे सारे इकट्ठे होते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं होती। आपके सामने है कि जब बजट पास कराना था इस हुकूमत को, तो किस तरीके से वज़ीर आज़म को, फिर तमाम अपने इत्तेहादियों को, तमाम MNAs को बुलाना पड़ा, तो हरबे इस्तेमाल किए गए, वो भी आपको पता है। तो उसको छोड़ दीजिए। बट मैं समझता हूँ कि एक जिस तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लिए आसान नहीं होगा, मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए भी अपने आप को बचाना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, हुकूमत के लिए भी अपने आप को बचाना आसान नहीं होगा। पॉइंट आपका आपके आगे इस पे। शहबाज गिल साहब, अब जाहिर है कोई भी तहरीक होती है उसकी कामयाबी के लिए कुछ बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो होते हैं आम आदमी के मसाइल, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। अब कल जो PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसके अंदर आप ही अपने MNAs खान साहब को कह रहे थे कि लोड शेडिंग के मसाइल हैं, बिजली की, गैस की, हमें लोग गालियां देते हैं, आपको भी गालियां देते हैं लोग। इस तरह की बातें कल हुई वहाँ पे, आपके पार्टी के MNAs ने खान साहब को शिकायतें की। तो एनवायरनमेंट जो लग रहा है, लोग जिस तरह से जो मसाइल, अवामी मसाइल हैं, उनको देखा जाए तो ये तहरीक की कामयाबी के लिए एक ये हो सकता है माहौल बड़ा आइडियल हो सकता है। आपको फिक्र है इसकी? देखिए, दो तीन चीज़ें तो पहले मैं अर्ज़ कर दूं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि राणा साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, और मैंने उसी एहतराम से उनसे सवाल किया था क्योंकि उन्होंने ख़ुद क्लेम किया था कि उनकी सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट में गुजरी है, और मैंने अपने इल्म, अपने आप को, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता, तो मैं उनको जानने के लिए, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, तो हम तो हमेशा दूसरे के बारे में यही पूछते हैं कि आपका जो कंक्रीट अपने डिसिप्लिन में आपका काम है वो आप शेयर करते हैं दूसरों से, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती।
प्रोफेसर है तो रिसर्च करेगा, लॉयर होगा तो अपने केसेस के बारे में बताएगा, मेंबर पार्लियामेंट होगा तो वो जिन कवानीन को उसने बनाने में, इंट्रोड्यूस करने में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी उसने काम किया वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो मैंने राणा साहब से वो पूछा, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। अब मैं आता हूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब ने ब्रिटिश लॉ की एग्जाम्पल दी। ब्रिटिश दूर चले जाएंगे, हम और इंडिया दोनों एक ही लॉ को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते हैं, आपको पता है। वहाँ पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें इतनी परेशानी की बात क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग तो ऐसा जुर्म ही नहीं है जो किसी बंदे ने अपनी सोच के ऊपर बना देना है। मसलन जैसे फॉर एग्जांपल आप कह दें कि जी शहबाज गिल साहब ये बात सोच रहे हैं दिमाग में, तो आप उनको अरेस्ट कर लें। जैसे जब दफ़ा 144 लगती है तो आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं कि जी इसने अमने आमा में ख़तरा डालना है हमें इस बात की। मनी लॉन्ड्रिंग में तो आपने किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होना है तो आपको पकड़े जाना है, उसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी है तो आपने पकड़े जाना है, उसकी कोई ना कोई ट्रेल होनी है तो पकड़े जाना है। अब जो आम आवाम है, जो घर में बैठा हुआ कोई राशिद नाम का बंदा है, अब्दुल रफ़ीक का नाम का बंदा है, आसमा नाम की बंदी हैं, सादिया नाम की बंदी हैं, उनका ये मसला नहीं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी करनी जिस पे ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मसला तो ये शहबाज शरीफ का और बिलावल भुट्टो साहब का है जिन्होंने लूट के मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। मसला तो उनका जो पापड़ वाले के अकाउंट से, मुश्ताक चीनी के अकाउंट से लाखों और अरबों रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मसला तो PMLN का है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्पेशल सेंटर बनाया हुआ था चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर ये तमाम लोग थे जो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। पुलिस की गाड़ियों की हिफाजत में जाके पैसा वो रिसीव किया जाता था। वो तमाम चीज़ें तो सामने आ गई हुई हैं कि क्या कुछ किया गया। तो बुनियादी तौर पर ये लॉज की जो है ना गलियों में लोगों को ना घुमाएं। असल मुद्दे की बात यह कि अवाम को इससे इंटरेस्ट नहीं है कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। अवाम चाहती है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की उसको पकड़ें, उसका लूटा हुआ माल बाहर से वापस लेके आएं। अवाम चाहती है जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने कौन सी वॉल स्ट्रीट के ऐसे बैंक चलाएं जिसकी वजह से सरे में महल भी था और सब कुछ भी था। अवाम ये सवाल चाहती है, इसी तरह नून लीग से अवाम सवाल चाहती है। दूसरी बात रही, देखें, अच्छा मैं अगर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अगर ब्रेक के बाद इस पे आ जाऊं, अगर ब्रेक के बाद अगर इस पे आ जाऊं, ये जो APC वाला मामला है इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करें। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो APC के वाले से बात करेंगे, ये कामयाब हो पाएगी भी या नहीं, कुछ कवानीन भी बनाने हैं मजीद, उन पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अपोजिशन अब APC के अंदर हुकूमत गिराने की बातें कर रही है, हुकूमत गिराने की तैयारी कर रही है। हुकूमत कैसे गिरेगी, क्या अपोजिशन अपने जो उनका मिशन है हुकूमत गिराने का उसमें कामयाब हो सकेगी? शहबाज गिल साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे यही कहा था, मेरा सवाल यही था कि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अवामी इशूज़ ये इंतहाई बुनियादी अज़ाय तरकीबी होते हैं किसी भी तहरीक के कामयाबी के, वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं मुल्क के अंदर। देखिए समर, दो तीन चीज़ें हैं। आवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आवाम के इंटेलेक्ट को, आवाम की समझ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो भले हम हो, भले अपोजिशन हो, भले मीडिया की कोई फिगर, बिल्कुल आवाम को बिल्कुल पता होता है, आवाम बिल्कुल कंपेयर कर सकती होती है, आवाम को नज़र आ रहा होता है कि मुल्क किसी हुकूमत को किस हाल में मिला और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ। जो मुल्क के साथ हालत की गई थी, बहुत यहाँ पर एक बात बार बार कही जाती है, जी कर्ज़े और बढ़ गए हैं। कर्ज़े तो बढ़ेंगे और जिस स्पीड से कर्ज़े लिए गए थे सिर्फ उनका सूद ही वापस करने के लिए और किस्तें वापस करने के लिए ही आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे। ये तो एक ट्रैप होता है, ये तो सब पूरी दुनिया को पता है। आप क्रेडिट कार्ड पे कर्जा चढ़ा लेते हैं, उसके ऊपर 15-16% मार्कअप चढ़ता है, तो फिर आपके साथ क्या होता है? फिर वो आप उसी चंगल में से नहीं निकलते। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं कर्ज के चक्कर में कोई किसी को ना फंसाए, क्योंकि वो जो सूद होता है वही मल्टीप्लाई होता रहता है। इसी तरीके से आपकी जो सर्कुलर डेट है, इसको कहते हैं जो बिजली में सर्कुलर डेट इकट्ठा होता है, वो अब बढ़ेगा। हमारी गवर्नमेंट के अलावा कोई और गवर्नमेंट आएगी और बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है? आप 17 रुपए के अंदर बिजली बना रहे हैं, 13 रुपए में बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में वो मुआहदे नहीं हुए बिजली के जितने महंगे मुआहदे यहाँ किकबैक्स लेने के लिए किए गए।
अच्छा, एक और मैं आपके शो पे बता देता हूँ, ये ब्रेकिंग है, मैं आपके शो पे बताता हूँ, किसी को पहले नहीं पता होगा। एक बड़ी और मिथ है कि जी चोरी बिजली की रोक ली जाए, रिकवरी पूरी हो तो आपका जो सर्कुलर डेट है वो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये हमारी इस टाइम तकरीबन 92% जो है वो रिकवरी है, जो बिजली हम बेचते हैं और पैसे वापस रिसीव करते हैं। सही। अच्छा, कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, कुछ हमारे इलाके हैं दूर दराज के, ऐसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, जहां पे हम इस चक्कर में, वो हम हो, PMLN हो, PPP हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उस चक्कर में नहीं पड़ेगी अपने उन दूर दराज इलाकों में कि वहां से वो वाली रिकवरी हो, तो वो 3-4% उसको छोड़ दें। तो अगर आप रिकवरी बहुत भी 92 से इंप्रूव कर लेंगे तो 95% कर लेंगे, इससे 50 अरब का फर्क पड़ेगा। सर्कुलर डेट तो आपका बढ़ता है 600 अरब साल का। तो कहने का मतलब ये कि असल मुद्दा एक ही है, बिजली आपने महंगी ली, बेच आप सस्ती रहे हैं। पूरी दुनिया में जब 6-7 सेंट के ऊपर बिजली लगाने के कारखाने लगे थे, आपके 9 के ज्यादा से ज्यादा, यहाँ 17-17 सेंट के लगाए गए। तो पूरी आवाम को पता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी महंगाई है, साहब, ये 5 साल, ये कितना टाइम लगेगा? 2 साल आपको हो गए हैं हुकूमत बने हुए, 2 साल हो गए आपको हुकूमत में आए हुए, मैं बताता हूं 5 साल बाद या नहीं कह रहे हो कि हमें मिली ही हुकूमत, ऐसे हालात में मिली। 10 से 15, ये 10 से, जिस तरह मुल्क को लूटा गया, 10 से 15 साल लगेंगे वापस अपने पांव पे आने के लिए। आप अगले 5 साल के बाद अगर हमें मुंतखब नहीं करते तो किसी बेहतर बंदे को और को मुंतखब करें, इनको ना करें, ये फिर वापस लेके जाएंगे। ये 15 साल में आपका मुल्क वापस आएगा, 10 से 15, ये मेरी आज की बात याद रख लीजिए। सही। ये पूरी दुनिया में देख लीजिए, मलेशिया की एग्जांपल देख लीजिए, टर्की की एग्जांपल देख लीजिए, ये सालों लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं वापस आने में। ऐसे थोड़ी है कि ये चुटकी बजाई आप मुल्क को लूटे 10-10 साल, उसके बाद पॉइंट आपका आ गया, राणा साहब, वो रिकवर हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। राणा साहब, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं आप मुल्क को जिन हालात में छोड़ के गए हैं, 10 से 15 साल का ये प्रोजेक्ट है मुल्क को दोबारा अपने ट्रैक पे लेके आना। आप 2 साल में कहते हैं कि आपने हालात खराब कर दिए, वो कह रहे हैं बड़ा टाइम लगेगा 10 साल में जो खराबियां हुई हैं, फिर आप कह रहे तरीके आप हमारे खिलाफ चला रहे हैं। समर, आप इनके पास अपनी नलायकी, अपनी नॉन परफॉर्मेंस, अपनी मैं और क्या क्या लफ्ज अच्छा मुझे मिल नहीं रहा, उनको छुपाने के लिए ये एक ही इनका नैरेटिव है कि जी कर्जे इन्होंने ले लिए, खा गए जी। देखें, हमने जो कर्जे लिए उसको हमने ऐसे यूटिलाइज किया कि आज पाकिस्तान जिस हालत में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के कारखाने हैं, सही बिजली हमने पूरी ऑफर की, भर के सरप्लस की, जो 18 घंटे लोड थी, आपको पता है, फैक्ट्रियां चली, गैस पूरी की, 24 घंटे फैक्ट्रियां चली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हुआ, तमाम इंडिकेटर जो हैं 5.8 GDP थी, रिजर्व्स हमारे ज्यादा थे, स्टॉक एक्सचेंज 53,000 को टच किया, और ये लंबी एक कहानी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि 2 साल में, देखिए ये कहते थे कि जी बिजली चोरी हम बड़े ठीक करेंगे, हम लाइन लॉसेस ठीक करेंगे, लेकिन सर्कुलर डेट जिस हिसाब से, देखिए हमें 500 पे मिला सर्कुलर डेट, ठीक है, हमने 5 साल बाद 900 पे इनको दिया। आप ये नोट कर लें कि 500 पे हमें मिला 2013 में, और 18 में हमने इनको 900 अरब पे दिया। अब ये 2000 पे पहुंच गए हैं 2 साल में, उस पे 400 आप क्लियर भी कर चुके थे। डेफिनेटली किसी तरह भी कोई अकल मानती है कि ये कोई मेजर ले रहे हैं, ये कहते हो 1400 पे छोड़ के गए थे जो कर्जा लिया था आपने उसके लिए, देखे ना, से वापस ना रह सकी, आप पिन चुके हैं ना, थोड़ी सी तकलीफ पहुंची है ना, तो वो भी कर्जे वैसे नहीं थे, आपने 2 साल में करेक्ट किया 5 साल में। अब ये देखें, ये शहबाज गिल साहब क्या कर रहे हैं, हम तो एक लफ्ज भी नहीं बोले, लेकिन मसला ये है कि इनको काम करना नहीं। आप बात कीजिए आप। एक ही बस इनके पास रट है कि ये बस ये कर गया, ये कहते रहेंगे, इनको 20 साल तक रखे, 20 साल भी कहेंगे जी हमें तो पाकिस्तान इस तरह का मिला था, पाकिस्तान 20 साल तक तबाह कर देंगे। ये एक दिन पाकिस्तान पे बारी है, लोग हटा तो आप भी नहीं सकते राणा साहब, ये भी सिर्फ निशिस्तन बर्खास्तन जो APCs हो रही है, इसका मकसद क्या है? हटा तो आप भी नहीं सकते, स्ट्रेंथ आपके पास भी नहीं है। जोलियां ठाठा के बाद दुआएं देते हैं कि खुदा के लिए किसी तरीके से जान छूट जाए। एक खुशहाल पाकिस्तान को दिया था लोगों को, इन्फ्लेशन 4% पे था, इन्फ्लेशन आप इसका एग्री। लेकिन राणा साहब आप कह रहे हैं हुकूमत बहुत बुरी है, लोग तंग हैं, अवाम तंग है, क्या आप हटा सकेंगे इन्हें हुकूमत से? नहीं, ये आप एक ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट अल्फी से जुड़ी हो
उसको हटाना, फिर जरा थोड़ा सा हमको देखे एपीसी होगी, उस पे कुछ मोडालिटी, कोई तरीकेकार, कोई स्ट्रेटेजी इवॉल्व करेंगे। यानी आपने मान लिया हुकूमत बड़ी मजबूत है, मान लिया आपने हुकूमत बड़ी मजबूत है, जिससे भी जुड़ी है, क्या जिससे भी जुड़ी है मजबूती आपने मान ली है। बेसिकली आप चाहते हैं 5 साल पूरे करें लेकिन डिलीवर करें, और डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग खुद हटा देंगे इनको, ये खुद ही कर रहे हैं नीचे। आप क्या करप्शन बेइंतहा इनके जमाने में है, ठीक, मैनी फोल्ड करप्शन पैदा हुई है, किसी से पूछ लें। मैंने क्वेश्चन लोगों पे किए हैं कि आप ईमान से कहें कि ये जो लोअर लेवल पे जो करप्शन है, उन्होंने कहा जी ये 10 टाइम्स बड़ी है, जो थाना कचहरी है। आपने मान लिया कि बड़ी मजबूत है, बड़ी तगड़ी हुकूमत, बड़ी सॉलिड है कि उसे हटाना इतना आसान काम नहीं। शहबाज गिल साहब, ये तो मसला हल हो गया, ठेका इन्होंने 320 में दिया है। देखें मसला तो हल हो गया, डिस्कशन फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, वाइंड अप हो गई। वो कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत। मैं दो तीन चीजें, हाँ, दो तीन चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। एक तो देखिए, इन्होंने बहुत सारे स्पेक्स गिनाए, बहुत सारी चीज़ें बताई, फैक्ट्स गिनाए कि ये हो रहा था, वो हो रहा था। इनके 5 सालों में एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई, बट माइनस की तरफ, मीन बड़ी नहीं, कम हुई थी, कम वाली ग्रोथ हुई थी। इन्होंने किसी किस्म का कोई सस्टेनेबल चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं की, कर्जे लेके उस पर ऐसे प्रोजेक्ट करते थे जिसमें से किकबैक्स लेके बाहर लेके जा सकें। दूसरी बात, मुल्क में गुर्बत बड़ी, बिल्कुल बड़ी, जो ये लूट मार करके गए थे उसका ये नतीजा निकलना ही निकलना था। अगर आज हम लूट मार करेंगे तो अगले 5 साल में और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। अगर आज 5 साल हम लूट मार करके जाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उसको अगले 5 साल में मुसीबतें होंगी, दूसरी बात होगी। अच्छा, अब ये बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, ये एल्फी से, तो आप एल्फी से क्यों नहीं जुड़ते थे? आप क्यों जाके कलबोशन से जुड़ते थे? आप भी एल्फी से जुड़ लेते। आपको किसी ने मना किया था? आप तो पैदा ही एल्फी के अंदर हुए थे। आप तो एल्फी के अंदर ही पैदा हुए थे, एल्फी में से ही निकले थे। आप तो बाहर से थे भी नहीं, आपका तो वजूद भी अंदर से ही था। आपने तो वो शैतान वाला काम किया था कि आपको पैदा ही इसलिए किया गया था कि आप हाँ कहें। ये मैं राणा साहब को शैतान नहीं कह रहा, मेरे से बड़े हैं उम्र में, राणा साहब को मैं नहीं कह रहा, मैं उनका एहतराम करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सियासी तौर पे कह रहा हूं कि जैसे शैतान ने हाँ कहना था और वो चले हो गया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, और मुर्जा साहब के प्राइम में ज्वाइन करना। आज शो में इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।